व्यूअर्स। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं मिनस न्यूज टीवी। स्वागत है आपका देश की खबरों में और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, पर पहले डालते हैं नजर आज की। महिला ने ऑटो ड्राइवर पर बजा दी चप्पल, फिर पैरों में गिरकर मांगनी पड़ी माफी। वजह चौंका देगी। जिस मसूद गाजी को योगी ने बताया आक्रांता, उसी की मजार पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष ने चढ़ाई चादर। पंजाब को फाइनल में पहुंचाकर श्रेयस अय्यर ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले बने पहले कैप्टन। और अब खबरें विस्तार से। महिला ने ऑटो ड्राइवर पर बजा दी चप्पल, फिर पैरों में गिरकर मांगनी पड़ी माफी। वजह चौंका देगी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में ऑटो ड्राइवर का कन्नड़ भाषा में बात करना विवाद की वजह बन गया। इस घटना का वीडियो सामने आया है, जिससे एक हिंदी भाषी महिला ऑटो चालक को चप्पल से मारते हुए दिखाई दे रही है। कन्नड़ भाषा को लेकर हो रहे विवाद की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। सिंगर सोनू निगम और एयरफोर्स के एक अधिकारी के साथ भाषा विवाद की घटना के बाद अब एक और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बेंगलुरु में बाइक पर सवार एक महिला ने छोटे से विवाद के दौरान ऑटो रिक्शा चालक को अपनी चप्पल से मार दिया। ये घटना कैमरे में कैद हो गई। वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि पहले एक हिंदी भाषी महिला ऑटो चालक को चप्पल से मारते हुए दिखाई दे रही है। बाद में वही महिला अपने पति के साथ ऑटो चालक और उसके परिवार के लोगों के पैरों में गिरकर माफी मांगती हुई नजर आ रही है। दोनों तरफ से इस घटना को लेकर पुलिस में किसी भी तरह की शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। घटना बेंगलुरु के बेलंदूर इलाके की बताई जा रही है, जहां एक महिला ऑटो चालक से बहस करती हुई दिखाई दे रही है। महिला ने आरोप लगाया कि रॉन्ग साइड से आकर ऑटो चालक ने उसकी बाइक पर टक्कर मार दी। वो प्रेग्नेंट है, ऐसे में उसे बहुत परेशानी हो सकती थी। लेकिन ऑटो चालक ये कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि दूसरी ओर से अचानक महिला की बाइक उसके ऑटो के सामने आ गई। किसी तरह वो उससे टकराते हुए बचा और जब उसने कन्नड़ भाषा में महिला के पति से देखकर गाड़ी चलाने को कहा तो महिला भड़क गई और उसके साथ गाली गलौज करने लगी। जब ऑटो चालक ने वीडियो बनाया तो महिला ने उसे अपनी चप्पल से मारना शुरू कर दिया। ಹೊಡಿವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಸುತ್ತ ಬಂದಿರೋಣ ಎಲ್ಲ ಇದೀವಿ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇಡ ಆಗೋದು ಅವರು ಭಯ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಗಿದೆ, ಹೊಡಿಬೇಕು ಭಯ ಬಂದಿದ್ದು ಈಗ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಮಾತಾಡಕೂಡ್ದು. ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ತಪ್ಪು ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರಿಗೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಬರೀ ಇವ್ರೆ ಬಾಮ, ನೀನು ಮುಂದೆ ಬಾಮ, ಅವ್ರ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಮ, ಅಕ್ಕ ಹೋಗ ಆ ಕಡೆಗೆ, ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ, ಹೋಗಕ್ಕ ಆ ಕಡೆ ಶೆಟ್ರ ನೀನ್ ನಿಂತ್ಕಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕವ್ರು ನಿಲ್ಸ್ಕೊ. ಅಣ್ಣ, ಈ ಮಾತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಮತ್ತು ಚಾಲಕರಿಗೂ ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ಬರ್ರಿ. We were passing by. We were passing by and an incident happened. It was not an intentional thing which we did. So I apologize, and I'm pregnant. I also got a joke. So that is what I was thinking, that if I got a miscarriage, so what will happen? So there's no hatred for the Kannada people or the Kannada language. And auto drivers. We love Bangalore, we love the culture, we love the people. We I are staying here for apologize. since 3 years. And we apologize. 3 साल से रह रहे हैं, हम लोग को बहुत पसंद आता है. हम लोग अपने होम टाउन जाना नहीं पसंद करते, So क्योंकि there हम is लोग को nothing वहाँ पे हम wrong. लोग को नहीं So अच्छा if, लगता. whatever has happened, हम लोग हिंदी we रहते apologize. Yeah? We respect Yeah. every So we auto respect driver, cab every auto driver drivers. और BMTC She driver. is like brother. You don't feel like that. हमारे No, यहाँ no. You come. She is like your brother and your sister. You don't feel like that. Sorry.
ಕನ್ನಡ ಜನಕ್ಕೆ ಮಂಡಿ ಊರಿಗೆ ಇರಿ ಈರಣ್ಣ ಇದು ನನಗ್ ನೋವಾಗಿರೋದು ಅವನೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ಲಿ ಕೇಳೋಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವಮಾನ ಆಗೈತೆ. ನನಗೆ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳೋದ್ರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಜನಕ್ಕೆ ಮಂಡಿ ಊರು ಸಂಘಟನೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ, ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎನ್ನಿಮಲ್ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ಜನಕ್ಕೆ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರೋ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂಡಿ ಊರು ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಚಂದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕನ್ನಡಿಗರು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಅಣ್ಣ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಈ ತರ ನಾನು ಕನ್ನಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲ್ಲ. ನೀವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳೋರು ಅವ್ರು ಹೇಳೋದಪ್ಪಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈ ತರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇನ್ನೊಂದು जो बोला ना, क्या तेरा औकात है करके, ये बेंचो, ये मेरा औकात है. वो बोला ना औकात का बोला ना, औकात का ये कर्नाटक वाला का औकात है ये. ಉಳಿತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಪ್ಪಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ. ಒಂದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಾನು ನಿಮ್ಮೇಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಳ? ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ಮಾತಾಡ ಅಂತ. ಡ್ರೈವರ್ ಏನೇ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಾಗಲ್ಲ. ಕುಡಿಬೇಕು ತಿರುಬೇಕು ವೈದ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಷ್ಟೇ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿ, ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ಫಸ್ಟು. ನಿಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರಗಳು, ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಇರೋದಕ್ಕೆ, ನೀವು 3 ಜನ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬಚಾವು. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನೇ और अब अगली खबर। जिस मसूद गाजी को योगी ने बताया था आक्रांता, उसी की मजार पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष ने चढ़ाई चादर। मसूद गाजी की दरगाह पर चादर चढ़ाने के बाद जमाल सिद्दीकी ने कहा कि वो हमेशा से ही मानते रहे हैं कि वो प्रभु श्री राम के वंशज है और उन्हें इस बात पर गर्व है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने मसूद गाजी की दरगाह पर चादर चढ़ाई और चादर चढ़ाने के बाद उन्होंने कहा कि वो प्रभु श्री राम के वंशज है और उन्हें इस बात पर गर्व है। हालांकि जिस मसूद गाजी की दरगाह पर उन्होंने चादर चढ़ाई है, उसी मसूद गाजी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विदेशी आक्रांता बता चुके हैं। इसके साथ ही योगी ने कहा था कि विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि अब उन्हीं की पार्टी के नेता ने दरगाह पर चादर चढ़ाई। जमाल सिद्दीकी जनपद बहराइच में स्थित गाजी की दरगाह पर पहुंचे। यहाँ उन्होंने चादर चढ़ाई और जियारत किया। उन्होंने कहा, मैं जब 6 महीना का था तब से अपने माता पिता के साथ यहाँ माथा टेकने के लिए आ रहा हूँ। गाजी मियाँ बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग हैं। मैं देश के सभी भाई बहनों को हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के पावन पर्व पर बधाई देता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने, और उनकी पुलिस को भी बधाई दूंगा कि हमारे पुलिस के नौजवानों ने भी ऐसे कठिन समय में, जब देश पर पाकिस्तान हमला कर रहा था, देश में इमरजेंसी का माहौल था, ऐसे कठिन समय में बहुत शानदार तरीके से गाजी बाबा के उर्स को संपन्न करवा रहे, सारे श्रद्धालु आकर यहाँ अपने अकीदत के फूल और चादर पेश कर रहे, ये यकीनन बधाई का मामला है। मुझे सौभाग्य है कि मैं आज अपने पिता श्री अनवर सिद्दीकी के साथ में यहाँ आया हूँ। मैं जब 6 महीने का था तब से यहाँ आता था और
मैं उनके इस बयान की निंदा करता हूं। ये जो बयान है ये उन्होंने भांग पी के दिया है कि नशा करके दिया, मुझे मालूम नहीं। लेकिन एक तरफ जहां सभी दल के लोग हमारे सैनिकों पर गर्व कर रहे हैं, सर्वदलीय संसदों की टीम दुनिया भर में हमारे सैनिकों के शौर्य के बखान कर रही है, पाकिस्तान को बेनकाब कर रही है। ऐसे में ये गैर जिम्मेदाराना बयान देकर वो कहीं ना कहीं सैनिकों की बदनामी कर रहे हैं, देश की बदनामी कर रहे हैं। नहीं, मुझे हमेशा गर्व है इस बात का कि मैं प्रभु श्री राम का वंशज हूं। सब जानते हैं कि भारत में पहले सनातन था, बाद में इस्लाम आया, हम मुसलमान हुए। हमने अपनी पूजा पद्धति बदली, लेकिन हमारी संस्कृति वही है। आज जो सालार साहब का, गाजी साहब का, गाजी बाबा का जो ये उर्स हो रहा है, ये भारतीय संस्कृति की देन है। आप जाकर देखेंगे सऊदी अरबिया में उर्स नहीं होता है। तो हम अपनी संस्कृति को मानते हैं, हम अपने पूर्वज को मानते हैं, हम मुसलमान हैं, इससे हमें इस बात पर गर्व है। हम भारतीय हैं, इस पर हमें डबल गर्व है। क्या सभी मुसलमान प्रभु श्री राम के वंशज हैं, ऐसा आपने बयान दिया था? भी जब पहले सनातन था, पहले यहाँ हिंदू धर्म था और हम बाद में कन्वर्ट हुए, ऐसे 2, 4, 10 लोग ही होंगे जो बाहर से आए हैं। हम सब यहीं के हैं। तो मुझे तो इस बात का गर्व है कि मैं प्रभु श्री राम का वंशज हूं, और मुझे लगता है कि हर देशवासी को इस बात पे गर्व होना चाहिए कि प्रभु श्री राम हमारे पूर्वज हैं और हम उनके वंशज हैं। और अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। पंजाब को फाइनल में पहुंचाकर श्रेयस अय्यर ने रचा इतिहास। ऐसा करने वाले बने पहले कैप्टन। पंजाब किंग्स टीम ने धमाकेदार अंदाज में फाइनल में एंट्री कर ली है। आईपीएल 2025 के क्वालिफायर 2 में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हरा दिया और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जहां उसका सामना आरसीबी की टीम से होगा। मैच में मुंबई ने पहली बैटिंग करते हुए 203 रन बनाए थे, जिसके बाद पंजाब ने श्रेयस अय्यर के अर्धशतक की बदौलत टारगेट आसानी से हासिल कर लिया। उनके अलावा मैच में निहाल वडेरा ने भी मैच में दमदार बल्लेबाजी की। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पंजाब किंग्स की टीम ने दमदार प्रदर्शन किया और पॉइंट्स टेबल में पहले नंबर पर रहते हुए प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया था, जब उनकी कप्तानी में ही टीम फाइनल में पहुंच गई। इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2020 और कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2024 में अय्यर की कप्तानी में फाइनल में एंट्री पारी थी। अय्यर आईपीएल में पहले ऐसे कप्तान बने हैं जिन्होंने 3 अलग टीमों को फाइनल में पहुंचाया। उनसे पहले ऐसा कोई भी नहीं कर पाया था। पंजाब किंग्स की टीम के लिए प्रभाव सिमरन सिंह 6 रन भले ही बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन उनके अलावा जोस इंग्लिश, श्रेयस अय्यर और निहाल वडेरा ने अच्छी बल्लेबाजी का नमूना पेश किया। इंग्लिश ने घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के एक ओवर में 20 रन बनाए। उन्होंने मैच में कुल 38 रनों का योगदान दिया। वडेरा ने 29 गेंदों में 48 रनों की पारी खेली। वो पंजाब की टीम को टारगेट के करीब ले गए। श्रेयस अय्यर क्रीज के एक छोर पर डटे रहे। उन्होंने 27 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। अय्यर ने 41 गेंदों में 87 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 8 छक्के शामिल रहे। मुंबई के गेंदबाज बुरी तरह से फ्लॉप रहे और अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। टीम के लिए अश्विनी कुमार ने सबसे ज्यादा 2 विकेट झटके हैं। और अब अगली खबर, राज्यसभा सीट को लेकर एक तकरार है। AIAMDMK DMDK संभावित गठबंधन में आई है खटास। राज्यसभा सीट आवंटन को लेकर AIADMK और DMDK के बीच गठबंधन खटाई में पड़ता दिख रहा है। दरअसल AIADMK ने DMDK को राज्यसभा सीट आवंटन टाल दिया है, जिससे नाराज होकर DMDK पार्टी ने ऐलान कर दिया कि वे AIADMK के साथ गठबंधन पर फैसला जनवरी 2026 में ही करेंगे। गौरतलब है कि रविवार को ही AIADMK के उप महासचिव के P मानुसमी ने ऐलान किया था कि DMDK AIADMK के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा होगी। तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। DMDK ने AIADMK पर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले हुए समझौते का सम्मान न करने का आरोप लगाया। DMDK की महासचिव प्रेमलता विजयकांत ने कहा कि AIADMK PMK के अंबुमणि रामदास और TMC के GK वासन को एक राज्यसभा की सीट आवंटित कर चुकी है। अब उनकी पार्टी का नंबर है राज्यसभा सीट पाने का। DMDK के सख्त रुख को देखते हुए AIADMK
सिक्के ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी और डीएमडीके के बीच गठबंधन तोड़ने की साजिश रची जा रही है, लेकिन ये सफल नहीं होगी। और अब अगली खबर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। आम आदमी पार्टी ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर वादा खिलाफी और जनता से झूठे वादे करने का गंभीर आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ताओं ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी ने चुनाव के दौरान जो वादे किए थे वो अब तक पूरे नहीं हुए, जिससे जनता में भारी आक्रोश है। आप नेताओं ने विशेष रूप से महंगाई, बेरोजगारी और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है। उनका कहना है कि दिल्ली की जनता को लगातार धोखा दिया जा रहा है और केंद्र सरकार जानबूझकर आम आदमी पार्टी की सरकार के कामकाज में बाधा डाल रही है। पार्टी प्रवक्ता ने कहा, चुनाव से पहले अच्छे दिन का वादा करने वाली सरकार ने जनता को केवल महंगाई, बेरोजगारी और अराजकता दी है। दिल्ली को लेकर किए गए वादे भी अब तक अधूरे हैं। आम आदमी पार्टी ने संकेत दिए हैं कि यदि केंद्र की ओर से जनविरोधी नीतियों पर रोक नहीं लगी तो वे सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। देखिए, मैं सरकार काम कर रही है, चाहे उन्हें आयुष्मान योजना में किया हो, चाहे सफाई को लेकर व्यवस्थाएं खड़ी की हो, सड़कों के निर्माण में किया हो। ऐसे अनेक काम हैं जिनका लगातार सुधार किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि पिछले 27 साल का जो कुशासन दिल्ली ने देखा उसको पूर्ण रूप से समाप्त करने में अभी इस सरकार को थोड़ा और समय देने की जरूरत है, लेकिन जो प्रतिबद्धता इस सरकार ने दिखाई है वो कमांडेबल है। मैं उसकी प्रशंसा करता हूं और मुझे उम्मीद है कि रेखा गुप्ता की सरकार दिल्ली वासियों की हर उम्मीद पर खरी उतरेगी। अब आगे बढ़ते और देखते अगली खबर। उत्तरी सिक्किम में भूस्खलन, सैन्य शिविर चपेट में आया, 3 शव बरामद, 4 को बचाया गया, 6 कर्मियों की तलाश अभी भी जारी। सिक्किम में भारी बारिश और भूस्खलन से तबाही जैसे हालात है। पीआरओ डिफेंस गुवाहाटी के मुताबिक बीती शाम करीब 7 बजे उत्तरी सिक्किम के चट्टन में भूस्खलन हुआ। इससे आसपास के आवासों को नुकसान पहुंचा। 3 शव बरामद किए गए, जिनमें सेना के जवान भी शामिल है। कई अन्य के लापता होने की आशंका है। मृतकों की पहचान और तलाशी अभियान जारी है। जानकारी के मुताबिक 1 जून को शाम 6 बजे भारी बारिश के कारण चट्टान में विनाशकारी भूस्खलन हुआ। इसकी चपेट में सैन्य शिविर भी आया। तत्काल बचाव अभियान शुरू किया गया। अब तक 4 लोगों को मामूली चोटों के साथ बचाया गया है, जबकि 3 शव बरामद किए गए। बचाव दल चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में शेष 6 लापता कर्मियों को पता लगाने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। और अब अगली खबर। ठाणे में एटीएस की छापेमारी पड़ी। बम धमाकों के दोषी साकिब नाचन के घर पर भी दबिश। आतंकी संगठन से रहा है नाता। महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते ने आतंकवाद से जुड़े एक मामले में ठाणे के पडगा में छापेमारी कर रहा है। छापेमारी के ठिकानों में प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के पूर्व सदस्य साकिब नाचन का घर भी शामिल है। महाराष्ट्र एटीएस के मुताबिक साकिब नाचन पहले मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन और मुलुंड बम विस्फोट मामलों सहित 2002-2003 के 2 आतंकी मामलों में दोषी ठहराया गया था। आरोप है कि 2017 में अपनी सजा पूरी करने के बाद उसने कट्टरपंथी गतिविधियां फिर से शुरू कर दी। एक अधिकारी ने विस्तृत जानकारी दिए बिना बताया कि ठाणे ग्रामीण पुलिस के साथ एटीएस की एक टीम ने सुबह जिले के पडगा गांव में तलाशी शुरू की। उन्होंने बताया कि एटीएस टीम की ओर से तलाशी लिए गए परिसरों में प्रतिबंधित सिमी के पूर्व पदाधिकारी साकिब नाचन का आवाज भी शामिल है। इससे पहले 2023 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकी संगठन ISIS पर देशव्यापी कार्रवाई के तहत ठाणे के पडगा में तलाशी ली थी और नाचन सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और अब अगली खबर। शर्मिष्ठा पनौली केस में 22 वर्षीय युवती के समर्थन में आया बार काउंसिल। तत्काल रिहाई और निष्पक्ष ट्रायल की मांग।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन और राज्यसभा सदस्य मनन कुमार मिश्रा ने रविवार को इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनौली की गिरफ्तारी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला बताया। उन्होंने उनकी तुरंत रिहाई और निष्पक्ष सुनवाई की मांग भी। बता दें कि कोलकाता की रहने वाली और पुणे के लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ रही 22 साल की शर्मिष्ठा को शुक्रवार रात गुरुग्राम से कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद शनिवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 13 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। शर्मिष्ठा पर सांप्रदायिक टिप्पणियों के साथ वीडियो अपलोड करने का आरोप है। इसमें दावा किया था कि बॉलीवुड अभिनेता ऑपरेशन सिंदूर पर चुप थे। कोलकाता के आनंदपुर क्षेत्र की शर्मिष्ठा विधि विश्वविद्यालय पुणे की छात्रा है। कोलकाता पुलिस के अनुसार शर्मिष्ठा पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, धार्मिक भावनाएं आहत करने के इरादे से दुर्भावनापूर्ण कृत्य करने, जानबूझकर अपमान करने और शांति भंग करने के लिए उकसाने से जुड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज है। अब अगली खबर। 7 राज्यों के 19 जिलों के कई स्वास्थ्य केंद्रों की खुली पोल। अस्पतालों में न दवाएं हैं न ही डॉक्टर। भारत में मधुमेह और उच्च रक्तचाप रोगियों की तेजी से बढ़ती संख्या के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर्याप्त दवाएं नहीं दे पा रहे। इन गैर संचारी रोगों को लेकर ऐसा चिकित्सा प्रबंधन किया जा रहा है जिसमें ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों पर सालाना आने वाली दवाएं 3 से 4 महीने में ही खत्म हो जाती है और उसके बाद बाकी 7 से 8 महीने तक अलमारी खाली रहती है। ये खुलासा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, विश्व स्वास्थ्य संगठन और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एक संयुक्त सर्वे रिपोर्ट में हुआ है, जिसमें 7 राज्यों के 19 जिलों में सरकारी और निजी स्वास्थ्य केंद्रों की मधुमेह व उच्च रक्तचाप प्रबंधन की सुविधाओं की जांच की गई। साल 2021 और 2023 में 2 अलग-अलग बार हुई इस जांच में टीम ने 415 स्वास्थ्य केंद्रों का एक सर्वे किया, जिसमें 75% सरकारी और 24% निजी अस्पताल शामिल है। और अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। स्पेन में भारतीय सांसदों ने पाकिस्तान की पोल खोली। भारत के साथ आया स्पेन। स्पेन में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान भारतीय सांसदों ने पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे झूठ और दुष्ट प्रचार की पोल खोल दी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने जोरदार तथ्यों के साथ वैश्विक मंच पर पाकिस्तान की गतिविधियों को बेनकाब किया, जिसका असर ये हुआ कि स्पेन ने भारत के रुख का समर्थन करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने का संकेत दिया है। भारतीय सांसदों ने आतंकवाद, जम्मू कश्मीर और सीमा पार से होने वाली घुसपैठ जैसे संवेदनशील मुद्दों पर पाकिस्तान की भूमिका को उजागर किया। उन्होंने दस्तावेजों और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के आधार पर बताया कि कैसे पाकिस्तान वर्षों से आतंकवाद को शह देकर क्षेत्रीय शांति को खतरे में डाल रहा है। सम्मेलन में मौजूद यूरोपीय और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भी भारतीय पक्ष की पारदर्शिता और तथ्यों पर आधारित प्रस्तुति की सराहना की है। इसके बाद स्पेन सरकार के प्रतिनिधियों ने भारत के साथ खड़े होने की बात कही और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का भरोसा जताया। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर। सांसद कनिमोजी स्पेन में खोली पाकिस्तान की पोल। लंदन में गूंजे भारत माता की जय के नारे। भारत के साथ सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 33 देशों की राजधानियों का दौरा कर रहे हैं। अलग अलग दलों में शामिल 51 सांसदों के अलावा कई राजनयिक, पूर्व केंद्रीय मंत्री और नौकरशाह टीम इंडिया की तरह पाकिस्तान दुष्ट प्रचार के धराशाही करने में जुटे हुए हैं। इन शिष्टमंडलों में शामिल सभी लोग दहशतगर्दों के पनाहगाह पाकिस्तान और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार की नीतियों को अलग अलग मंचों पर बेनकाब कर रहे हैं। भाजपा सांसद वैजयंत पांडा नीत शिष्टमंडल अल्जीरिया में है। रविशंकर प्रसाद नीत दल डेनमार्क से ब्रिटेन रवाना हुआ है। सुप्रिया सुले के नेतृत्व में गया दल इथियोपिया में है। फ्रांस, इटली जैसे देशों में भी भारत का रुख बताया जा चुका है। अन्य भारतीय प्रतिनिधिमंडलों में शामिल लोग सिएरा लियोन, पनामा, ग्रीस, बहरीन, कतर, रूस,
जापान और यूएई जैसे देशों का दौरा कर चुके हैं। वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की कूटनीतिक मुहिम जारी है। मलेशिया में जदयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में समूह 3 की प्रतिनिधिमंडल ने पार्टी कैडरल रायत और पीपल्स जस्टिस पार्टी की प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इसका नेतृत्व मलेशिया सरकार के राष्ट्रीय एकता उपमंत्री वाईबी सीनेटर सरस्वती कंडसामा ने किया। लंदन में भाजपा सांसद समीक भट्टाचार्य ने कहा कि भारत गरीब नहीं है। हिंदुस्तान, अरे यहाँ से पूरे यूरोप में आवाज नहीं न जा रही। मादरे वतन हिंदुस्तान, सब क्यों नहीं ऊपर हाथ खड़ा क्यों नहीं कर रहे? मादरे वतन हिंदुस्तान, भारत माता की। क्या हमको लूटकर बहुत लोग अपना शानदार मकान बना लिया है, और कितना लूटोगे? हिंदुस्तान कभी लूटा नहीं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण वध की बात जब लक्ष्मण जी उसको बोला, इतना सोना है, इतना महल है, हम लोग यहीं बैठ जाए, क्यों लौट कर चले जाए? उसी समय भगवान रामचंद्र जी ने एक रत्ती भर भी सोना श्रीलंका से लंका से नहीं लाया। उन्होंने बोला, जननी जन्माभूमिश्च स्वर्गाद् विगर्यसि, अपने घर चलो। हिंदुस्तान कभी लूटा नहीं, हमने दिया है। जब कोविड की स्थिति में भारत जैसे 140 करोड़ का आबादी का पास खड़ा होने के बाद भी हम लोग दुनिया की 70 के ऊपर देशों का पास हमारा मेडिसिन भेजा, मेडिकल फैसिलिटीज को उपलब्ध कराया। और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर। कोलकाता से मेजबानी छीनकर गुजरात को देने पर भड़की पश्चिम बंगाल सरकार, सियासत करने का लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल सरकार ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्लेऑफ और फाइनल मुकाबलों को कोलकाता के ईडन गार्डन से हटाकर गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित करने के फैसले पर नाराजगी जताई है। बता दें कि बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग बॉडी ने कोलकाता में संभावित बारिश के पूर्वानुमान के आधार पर मैच शिफ्ट करने की बात कही थी, लेकिन बसपास ने दावा किया कि यह फैसला केवल मौसम पर आधारित नहीं था, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य थे। मामले में राज्य खेल मंत्री बसपास ने आगे कहा कि जिन सैटेलाइट डेटा के आधार पर कोलकाता में बारिश का पूर्वानुमान दिया गया, वही सैटेलाइट अहमदाबाद में संभावित बारिश को क्यों नहीं देख पाया। ये साफ करता है कि यह फैसला मौसम नहीं बल्कि राजनीति के आधार पर लिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे कोलकाता के क्रिकेट प्रेमियों को एक बड़े खेल आयोजन से वंचित कर दिया गया है और बंगाल को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर। मद्रासी कैंप ध्वस्त होने से बेघर हुए लोगों के समर्थन में तमिलनाडु सरकार घर वापसी में करेगी मदद। दिल्ली के जंगपुरा स्थित मद्रासी कैंप में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान बेघर हुए तमिल लोगों की मदद के लिए तमिलनाडु सरकार आगे आई है। सरकार ने कहा है कि वो मद्रासी कैंप में रहने वाले उन तमिल लोगों की मदद करेगी जो घर वापस आना चाहते हैं। राज्य सरकार ने इन लोगों को सहायता देने के लिए कहा। साथ ही ऐसे मामलों में दिल्ली के तमिलनाडु हाउस और जिला कलेक्टर को समन्वय बनाकर काम करने के लिए कहा गया है। दिल्ली के जंगपुरा स्थित मद्रासी कैंप में रविवार को अतिक्रमण हटाया गया। यह अभियान बारापुला नाले के आसपास के क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के लिए अदालत के आदेशों के तहत चलाया गया। यहाँ से कुल 370 अतिक्रमण हटाए गए। मद्रासी कैंप में बड़ी संख्या में तमिलनाडु मूल के लोग रहते थे। अभियान के बाद उनको विस्थापित होना पड़ा। इस बीच एक तमिलनाडु के निवासी मणि ने बताया कि तमिलनाडु सरकार पहले से ही मद्रास में मौजूद लोगों को नौकरी दे रही है, फिर हमें बुलाया गया। लोग वहां क्यों घूम रहे हैं? पहले उनको तमिलनाडु को संभालना चाहिए, फिर दिल्ली की ओर देखना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर। कातिल किराएदार की खौफनाक वारदात सामने आई है। सोते मकान मालिक पर डाला मिट्टी का तेल और लगा दी आग। रेंट के बदले लूटता था आबरू।
ओडिशा के गंजम जिले में एक 57 वर्षीय विधवा महिला को अपने 72 वर्षीय मकान मालिक को जिंदा जलाकर मारने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। महिला पर संपत्ति हड़पने की नीयत से हत्या करने और साक्ष्य मिटाने का आरोप है। पुलिस के अनुसार दोनों के बीच 5 साल से निजी संबंध भी थे। घटना गुरुवार को बेगनाथपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुभाष नगर इलाके में हुई। पुलिस के अनुसार आरोपी महिला सुदेशना जैना उम्र 57 वर्ष ने हरिहर साहू जो कि 72 वर्षीय का था, उनको कमरे में सोते वक्त मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। हरिहर साहू एक सेवानिवृत्त राजस्व निरीक्षक थे। बताया गया कि महिला ने संपत्ति हड़पने के इरादे से यह हत्या की। हरिहर साहू घर की पहली मंजिल पर रहते थे, जबकि आरोपी महिला नीचे के तल पर अकेले रहती थी। उसकी एक बेटी हैदराबाद और दूसरी अंबापुआ में रहती है। पुलिस के मुताबिक महिला को साहू के कमरे में आने जाने की पूरी छूट थी। गुरुवार सुबह उसने उनके कमरे में घुसकर उन पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। आग बुझाने का नाटक करते हुए महिला ने पड़ोसियों की मदद ली और दावा किया कि 2 अनजान लोग कमरे में घुसे और साहू को आग लगा दी। और अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर। असम में बाढ़ ने बिगाड़े हालात। 764 गांव से भरा पानी, बचाव कार्य तेज। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। पूर्वोत्तर में मानसून की पहली बारिश में ही हाहाकार मच गया। बारिश के चलते हो रहे भूस्खलन और बाढ़ ने परेशानी बढ़ा दी है। बाढ़ से सबसे ज्यादा हालत असम में बिगड़े हैं। यहाँ 20 जिलों के 764 गांव में पानी भर गया और करीब 4 लाख लोग प्रभावित हैं। 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच मौसम विभाग ने मूसलाधार बारिश की संभावना जताई। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक कछार और श्रीभूमि जिलों में 2 लोगों की जान चली गई। यहाँ पर इस साल बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की लोगों की कुल संख्या बढ़कर 10 हो चुकी है। प्राधिकरण ने कहा कि कछार सबसे अधिक प्रभावित है, जहां 1 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। इसके बाद श्रीभूमि में 85,000 और नागांव में 62,000 लोग प्रभावित हैं। एएसडीएमए ने कहा कि वर्तमान में 764 गांव जलमग्न है और असम में 3,524 हेक्टेयर फसल क्षेत्र नष्ट हो गई है। तो दर्शकों, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप देखते रहिए MNS न्यूज टीवी और आगे की खबरों के लिए जुड़े रहे मेरी सहयोगी शुभा के साथ। नमस्कार। क्या शराब और अन्य मादक पदार्थ आपकी जिंदगी को प्रभावित कर रहे हैं? क्या आपके परिवार की सुख शांति भंग हो रही है? चिंता की कोई बात नहीं। नवदृष्टि व्यसन मुक्ति केंद्र आपकी मदद के लिए यहाँ है। हम नागपुर के सबसे अनुभवी व्यसन मुक्ति केंद्र में शराबियों की मदद कर रहे हैं, जिनकी शराब की लत अब समाप्त हो चुकी है। हम हर संभव सहायता प्रदान करते हैं ताकि आप नशे की लत से मुक्ति पा सकें। हमारी सेवाओं में शामिल है वैद्यकीय उपचार, मानसिक चिकित्सा, व्यक्तिगत और सामूहिक मार्गदर्शन, योगासन, प्राणायाम, ध्यान साधना और काउंसलिंग। आपका जीवन नई दिशा की ओर बढ़ सकता है। नवदृष्टि व्यसन मुक्ति केंद्र पर आज ही संपर्क करें और एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाएं। संपर्क करें भिलगांव कामठी रोड, नागपुर 7020844633 या फिर 9765236768। नवदृष्टि, एक नई राह, एक नई उम्मीद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS